नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर ये टॉप 10 क्वेश्चंस आपको आते हैं दैट मीन्स आपकी बायोलॉजी की तैयारी बहुत अच्छी है और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना है और अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, हरित लवक में पाए जाने वाले तस्त्रीनुमा संरचना कहलाती है। हरित लवक के अंदर, ये देखिए, ये हरित लवक की संरचना है। हरित लवक के अंदर ये तस्त्रीनुमा संरचना जो पाई जाती है, इस तस्त्रीनुमा संरचना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रोमा, बी है ग्रेना, सी है थाइलेकॉइड और डी है मिडिल लेमिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेना। जो हरित लवक में तस्त्रीनुमा संरचना पाई जाती है उसको ग्रेना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्राणु को गति प्रदान करने वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अग्रभाग, ऑप्शन नंबर बी है एक्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। शुक्राणु को गति प्रदान करने वाला अग्रभाग, शुक्राणु को गति प्रदान करने वाला भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपको मैं बिल्कुल समझाता हूँ, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये शुक्राणु का स्ट्रक्चर है, इसको स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको अग्रभाग भी बोल सकते हैं और इसको एक्रोसोम भी बोल सकते हैं। तो ये जो अग्रभाग या एक्रोसोम होता है ये क्या करता है? ये शुक्राणु को गति प्रदान करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, शुक्राणु को गति प्रदान करने का कार्य कौन करता है? शुक्राणु को गति प्रदान करने का कार्य एक्रोसोम करता है या अग्रभाग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेत्र में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन होता है। नेत्र के अंदर प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए है नेत्र ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक ऊर्जा में और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश ऊर्जा में। नेत्र के अंदर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? नेत्र के अंदर जो ऊर्जा परिवर्तित होती है वो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। जीवाणुभोजी, जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, की खोज किसने की थी? सबसे पहले बता देता हूँ, जीवाणुभोजी की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है फिशर, ऑप्शन नंबर बी है पास्चर, ऑप्शन नंबर सी है ई टीवार्थ और ऑप्शन नंबर डी है डॉल्टन। तो आपको बताना है जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? फिशर ने, पास्चर ने, ई टीवार्थ ने या डाल्टन ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जीवाणुभोजी की खोज की थी वो किसने की थी? ई टीवार्थ ने की थी। और जीवाणुभोजी क्या करते हैं? जीवाणुभोजी जो गंदगी पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं उनका भक्षण करते हैं या उनको जीवाणुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसको जीवाणुभोजी नाम दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विटामिन शब्द किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है फंक, बी है विलियम, सी है मेंडल और डी है लुई पास्चर। विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द किसने दिया बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द दिया था फंक नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, विटामिन सी से हर बार सवाल पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, कर्ण अस्थि मेलियस का आकार होता है। कर्ण के अंदर, कान के अंदर एक अस्थि पाई जाती है जिसको मेलियस बोलते हैं और इसका आकार बताना है आपको कैसा होता है। देखिए, ये इस प्रकार की एक अस्थि होती है जो कान के अंदर पाई जाती है, इसको कर्ण अस्थि या मेलियस बोला जाता है। ये किसके समान होती है? ऑप्शन नंबर ए है मटर के दाने के समान, ऑप्शन नंबर बी है हथौड़ी जैसा, ऑप्शन नंबर सी है बटन जैसा, ऑप्शन नंबर डी है आयताकार।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण अस्थि मेलियस जो होती है वो हथौड़ी के समान दिखाई देती है। ध्यान रखना, हथौड़ी के समान दिखाई दे रही है, ये देख लो, ये इसका हैंडल हो सकता है या ये इसका पीटने वाला भाग हो सकता है। तो कर्ण अस्थि मेलियस जो होती है वो हथौड़े के समान होती है। अगर मटर के दाने के समान पूछता है आपसे कि मटर के दाने के समान कौन सी होती है, तो जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वो मटर के दाने के समान होती है। और हथौड़ी के समान कौन सी होती है, हथौड़ी के समान आपकी कर्ण अस्थि मेलियस होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है आपका विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। क्या होगा इसका आंसर, कोबाल्ट तत्व। कोबाल्ट तत्व का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B12। जो विटामिन B12 है वो कोबाल्ट तत्व पाया जाता है और इसको कोबालेमिन भी बोलते हैं, इसको कोबालेमिन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, तो कोबालेमिन आ जाए तो ये इसका रासायनिक नाम है कोबाल्ट का, या विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालेमिन होता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे प्रश्न ये पूछा भी गया है। प्रश्न पूछा गया है, शरीर की पेशियों में थकान का कारण है, शरीर की पेशियों में थकान का कारण। ऑप्शन नंबर ए है मेलिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर सी है एसिटिक अम्ल के कारण और ऑप्शन नंबर डी है रक्त दबाव के कारण। क्या होगा इसका आंसर, शरीर की पेशियों में थकान का कारण। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल के कारण। शरीर की पेशियों में थकान क्यों होती है, जब भी हम कोई भागते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जो पेशियां होती हैं उसके अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण चालू हो जाता है और इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमें क्या होती है, हमें थकान महसूस होती है। तो ध्यान रखना, लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। शरीर की पेशियों में थकान का कारण क्या होगा, लैक्टिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव कहलाता है। पुष्पन पर, यानी पुष्पन का मतलब होता है जो पुष्प होता है उसके खिलने का जो टाइमिंग होता है या उसका खिलने पर जो प्रकाश की अवधि होती है, जो वो प्रभाव डालता है, वो प्रभाव क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है दीप्तिकालिकता, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीकरण और ऑप्शन नंबर डी है अपचयन। बताइए क्या होगा इसका आंसर, पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव, पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव क्या कहलाएगा। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव प्रदीप्तिकालिकता या दीप्तिकालिकता कहलाता है। प्रदीप्तिकालिकता भी सही होगा और दीप्तिकालिकता भी सही होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा LDP, SDP और DNP। DNP का मतलब होता है डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, तंत्रिका तंत्र की इकाई। ऑप्शन नंबर ए है रेकोन, ऑप्शन नंबर बी है सिस्ट्रॉन, सी है म्यूरोन और डी है न्यूरोन। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तंत्रिका तंत्र की इकाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र की इकाई है वो क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र या जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी इकाई न्यूरॉन के नाम से जानी जाती है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बार बार रिपीट होते थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, प्लीज़ कमेंट करना। और मैं एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री का भी ऐसा पार्ट बना दूंगा, एग्रीकल्चर का तो खुद, और केमिस्ट्री के हमारे जो सर हैं उनसे मैं बनवा दूंगा। अगर आपको अगर वो पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।